नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक की एक श्रृंखला में। इस चैनल पर आपको नई नई वेब सीरीज की कहानियां सुनने को मिलेंगी। क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है, इसीलिए आपसे अनुरोध है, कृपा आप लोग पहले इस वीडियो को कहीं सेव या शेयर कर लें, ताकि आप समय की कमी होने के कारण बाद में भी वक्त मिलने पे सुन सकें। और अगर आप सभी को ये वेब सीरीज पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। अगर किसी तरह का कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। शहर की गलियों में रोशनी तो है, पर सुकून नहीं। भीड़ भाड़ से भरे चौराहों, चमचमाती ऊंची इमारतों और रात को जगमगाती नियॉन लाइट्स के पीछे छिपा है एक ऐसा अंधेरा जो हर किसी की नजरों से ओझल है। लोग सोचते हैं अपराध बस अखबार की सुर्खियों तक सीमित है, पर असल में यह शहर अपने सीने में अनगिनत कहानियां दबाए बैठा है। खून, धोखा, लालच और बदले की कहानियां। और इन्हीं कहानियों के बीच खड़ा है एक नाम, इंस्पेक्टर अर्जुन मेहता। तेज दिमाग, अडिग इरादे और सच की तलाश में पागलपन की हद तक जुनूनी। वो जानता है हर केस में सिर्फ सबूत ही नहीं होते, कभी कभी झूठ सच से भी ज्यादा असली दिखता है। ये कहानी है उसके सफर की, जहां हर कदम पर मौत मंडरा रही है। हर मोड़ पर दोस्त और दुश्मन की पहचान धुंधली हो जाती है, और जहां सच तक पहुंचना उतना आसान नहीं जितना दूर से लगता है। क्योंकि इस खेल में दांव सिर्फ इंसाफ का नहीं, जिंदगी और मौत का है। मुंबई, रात 11:43 बजे। सड़कें चमक रही थीं। बारिश की लगातार धारों से जो पीली स्ट्रीट लाइटों के नीचे पतली सुनहरी परत की तरह लहरा रही थीं। लेकिन हवा में कुछ था जो इस रात को बाकी रातों से अलग बना रहा था। नमी में गटर की बासी सड़ांध घुली हुई थी। कहीं पास में जलते हुए तेल की तेज गंध, और अर्जुन मेहता की अनुभवी नाक ने जैसे तुरंत पकड़ लिया। खून का धातु जैसा कड़वा स्वाद जो बारिश के पानी में घुलकर भी अपनी पहचान नहीं खोता। बरसात से भीगी सड़कों पर पानी बह रहा था, और उसी बहाव में लाल रंग की पतली धारियां मिलकर नालियों की तरफ खिसक रही थीं। सीनियर इंस्पेक्टर अर्जुन मेहता ने अपनी पुलिस जीप को पीली टेप से कुछ दूरी पर रोका। इंजन बंद होते ही बारिश की आवाज और ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। टप टप टप। लेकिन इसके बीच कहीं दूर से एक धीमा सायरन भी कानों में गूंज रहा था। अर्जुन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। काले चमड़े के जूतों पर पानी छपाक से उछला। उसने गर्दन मोड़ी। सामने सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक आकृति पड़ी थी। पास पहुंचते ही उसकी आंखें ठिठक गईं। लाश का चेहरा था ही नहीं, ना कटे हुए टुकड़े, ना खून के छिट्टे, जैसे किसी ने मास्क की तरह पूरा चेहरा उखाड़ लिया हो, सफाई से, बिना एक भी खरोंच बाकी छोड़े। यह नज़ारा किसी आम क्राइम सीन से अलग था। यह एक साइन था, और अर्जुन को पता था कि यह किसका साइन हो सकता है। सर, कोई पहचान पत्र नहीं मिला, हवलदार जोशी ने कहा, अपनी टोपी के किनारे से बरसाती पानी पोंछते हुए। पॉकेट्स? अर्जुन ने झुककर पूछा। खाली सर, मोबाइल, वॉलेट, कुछ भी नहीं। अर्जुन ने दस्ताने पहने और लाश के हाथ को पलटकर देखा। उंगलियों के नीचे नाखूनों में लाल रंग का पेंट जमा था, ताज़ा गीला सा। वो पेंट इस ठंडी रात में भी एक अजीब गर्मी जैसा महसूस हो रहा था। लाल पेंट बारिश में भी धुला नहीं। अर्जुन ने बुदबुदाते हुए अपनी जेब में रखे नोटपैड में लिख लिया। तभी एक महिला कांस्टेबल सावधानी से पास आई। उसकी बरसाती पर पानी ऐसे फिसल रहा था जैसे शीशे पर गिर रहा हो। सर, आपको यह देखना होगा, उसने कहा, और दोनों हाथों से एक छोटा गीला लिफाफा आगे बढ़ाया। अर्जुन ने एक गहरी सांस लेकर लिफाफा लिया। दस्ताने वाले हाथ से किनारे फाड़ा। अंदर एक छोटा सा कागज था, जिस पर लाल स्याही में बस एक पंक्ति लिखी थी, चेहरा छीन लिया है, पहचान भी छीन लूंगा। अर्जुन की सांस भारी हो गई। ये पंक्ति उसने पहले पढ़ी थी, 3 साल पहले, फेसलेस नाम के उस सीरियल किलर के केस में, जिसने शहर को हफ्तों तक डर में डुबो दिया था। वो केस अर्जुन की जिंदगी का सबसे मुश्किल शिकारी शिकार का खेल था। आखिर में एक गोदाम में लगी आग में वह कातिल जलकर मर गया। कम से कम सबको यही यकीन दिला दिया गया था। लेकिन अगर आज ये पंक्ति यहाँ है,
तो इसका मतलब था वो वापस आ गया है। और इस बार शायद सिर्फ चेहरों पर नहीं, अर्जुन की खुद की जिंदगी पर भी उसका निशाना है। थाने का माहौल हमेशा की तरह भारी था, लेकिन आज अर्जुन के केबिन में अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। टेबल पर रखी फाइलों के ढेर के बीच लाश की तस्वीरें सबसे ऊपर थीं। चेहरे की जगह खालीपन, लाल पानी में तैरते बालों के कुछ गुच्छे। नील धीरे धीरे कमरे में आया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। अर्जुन ने पन्ने पलटे। मृत्यु का समय रात 11,005 से 11 रात 20 के बीच। कारण दम घुटना। उसके बाद चेहरे की बारीकी से कटाई। कोई संघर्ष के निशान नहीं होने। संभावना पीड़ित को पहले बेहोश किया गया। अर्जुन ने सिर झुका लिया। ये वही ठंडा और सटीक काम है जैसे 3 साल पहले था। फ्लैशबैक। अर्जुन की आंखों के सामने पुराना केस खुलने लगा। बारिश की रातें, खामोश गलियां और लाशें जिनके चेहरे मिटा दिए गए थे। तब मीडिया ने उसे नाम दिया था फेसलेस। फेसलेस कभी चूकता नहीं था। हर हत्या के बाद पुलिस को एक खाली लिफाफा मिलता जिसमें सिर्फ एक कागज होता, उस पर लिखा होता, चेहरा सब कुछ नहीं, आंखें भी झूठ बोलती हैं। 3 साल की जांच के बाद एक आगजनी में वह गायब हो गया। जली हुई लाश मिली और डीएनए मैच होने पर केस बंद कर दिया गया। लेकिन आज अर्जुन का दिल कह रहा था वो कभी मरा ही नहीं। नील ने लैपटॉप स्क्रीन घुमाई। सर, ये पेंट का सैंपल सिर्फ एक जगह मिलता है, पुराने डॉकयार्ड के पास एक बंद पड़ी नाव फैक्ट्री में। अर्जुन ने तुरंत फैसला किया, कल सुबह हम वहीं जाएंगे। नील ने हिचकते हुए कहा, सर, अगर ये सच में फेसलेस है तो वो हमें देख रहा होगा। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, तो देखे, इस बार शिकार वो होगा। अचानक थाने के ड्यूटी फोन की घंटी बजी। कांस्टेबल ने रिसीवर उठाया और कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सर, ये आपके लिए है। अर्जुन ने फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ धीमी, भारी आवाज़ थी। 3 साल और तुमने सोचा मैं चला गया? अर्जुन की सांस रुक सी गई। कौन? हल्की हंसी आई। चेहरे बदलते रहते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन डर हमेशा एक जैसा रहता है। इसके बाद लाइन कट गई। नील ने पूछा, सर, कौन था? अर्जुन ने खिड़की से बाहर अंधेरे को घूरते हुए जवाब दिया, फेसलेस। और वो वापस आ गया है। सुबह 5:30 बजे अर्जुन और नील ने डॉकयार्ड की तरफ निकलने की तैयारी की। गाड़ियों के इंजन की गड़गड़ाहट के बीच अर्जुन को अपनी जैकेट की जेब में एक छोटा सा कागज मिला। उस पर लाल स्याही में लिखा था, जो चेहरा तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे आईने में है। अर्जुन ने महसूस किया ये खेल सिर्फ एक कातिल को पकड़ने का नहीं, बल्कि उसकी खुद की जिंदगी की सबसे गहरी परतें खोलने का है। सुबह की हल्की धुंध में अर्जुन और नील की गाड़ी पुरानी डॉकयार्ड सड़क पर बढ़ रही थी। सड़क किनारे जंग लगे बोर्ड, टूटे ट्रक और परिंदों की चीख सब माहौल को और डरावना बना रहे थे। सर, यह फैक्ट्री 7 साल से बंद है, नील ने फाइल चेक करते हुए कहा। अर्जुन ने धीमे से जवाब दिया, और अब शायद यही उसकी नई शिकारगाह है। लोहे का बड़ा दरवाजा आधा टूटा हुआ था, उस पर खून जैसे लाल रंग के छींटे पड़े थे। नील झुककर सूंघने लगा। सर, ये ताज़ा नहीं, लेकिन ये पेंट भी हो सकता है। अंदर कदम रखते ही बदबू का एक तेज झोंका आया। नम सीलन, गंधी पानी की बू और लोहे की जंग की मिली-जुली महक। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी टूटे शीशों से टकराकर फैक्ट्री के गहरे हिस्सों में खो रही थी। चारों तरफ पुरानी नावों के ढांचे पड़े थे, कुछ आधे पेंट किए हुए, कुछ पूरी तरह सड़े हुए। जगह जगह जाले और फर्श पर बिखरी लकड़ी की कीलें। अचानक नील ने इशारा किया, सर, ये देखिए। दीवार पर कोयले से बना एक बड़ा चित्र, एक चेहरा, लेकिन बिना आंखों और मुंह के। नीचे लाल रंग में लिखा था, हर लहर एक चेहरा ले जाती है। एक कोने में अर्जुन को एक पुराना टूल बॉक्स मिला। अंदर पेंट के डिब्बे, जंग लगे ब्लेड और एक मोबाइल फोन। नील ने उसे चालू किया। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन एक वीडियो फाइल बची हुई थी।
अर्जुन ने प्ले दबाया। धुंधली रोशनी में एक महिला कुर्सी पर बंधी हुई थी, उसके चेहरे पर कपड़ा, पृष्ठभूमि में समुद्र की लहरों की आवाज और किसी के भारी कदमों की आहट। वीडियो अचानक कट गया, लेकिन आखिरी फ्रेम में एक कैलेंडर दिखा। तारीख थी 15 अगस्त। आज 11 अगस्त थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। नील, उसके पास 4 दिन हैं अगला कदम उठाने के लिए। नील ने डरते हुए पूछा, सर, और ये महिला कौन है? अर्जुन ने फाइल में से एक पुरानी तस्वीर निकाली। 3 साल पहले आखिरी फेसलेस केस की गवाह, जिसे हम कभी ढूंढ नहीं पाए। जैसे ही वो फैक्ट्री से बाहर निकल रहे थे, अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। गाड़ी में बैठते समय दूर एक टूटी खिड़की के पीछे हल्की सी हलचल हुई, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च डाली, वहां सिर्फ खालीपन था। नील ने मजाक में कहा, शायद चूहे होंगे। अर्जुन ने ठंडी नजर डाली, या शायद वो खुद। पहला दिन सुबह 6 से 15 बजे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक अज्ञात पैकेट आया। पैकेट के अंदर एक छोटी बोतल, जिसमें गहरा नीला पानी भरा था, और एक पर्ची, जब लहरें लौटती हैं तो कुछ वापस नहीं लाती। अर्जुन ने तुरंत बोतल की जांच करवाई। पता चला पानी समुद्र का नहीं था, बल्कि डॉकयार्ड के पास की एक पुरानी टंकी का था, जिसमें सालों से जहाज के पुर्जे धोए जाते थे। नील ने कहा, मतलब अगला सुराग वहीं मिलेगा? अर्जुन ने सिर हिलाया। या अगली लाश? दूसरा दिन दोपहर 3:40 बजे अर्जुन के ऑफिस फोन पर एक कॉल आया। लाइन में सिर्फ लहरों और घंटियों की आवाज, और फिर एक लड़की की धीमी चीख, मुझे देख रहा है, मदद करो। ट्रेस टीम ने कॉल को लोकेट किया। लोकेशन थी समुद्र किनारे की एक पुरानी लाइट हाउस बिल्डिंग, जो 10 साल से बंद थी। लेकिन जब टीम वहां पहुंची, बिल्डिंग खाली थी। बस एक पुराना रेडियो रखा था, जो बार बार वही रिकॉर्डिंग बजा रहा था। तीसरा दिन सुबह 8 बजे एक मछुआरे ने पुलिस को फोन किया कि उसकी नाव पर किसी ने लाल रंग से एक अजीब सा पैटर्न बना दिया है। अर्जुन और नील मौके पर पहुंचे। डेक पर बना पैटर्न बिल्कुल वही था जो फैक्ट्री की दीवार पर कोयले से बनाया गया था। चेहरा, लेकिन बिना आंखों और मुंह के। पैटर्न के बीच एक चाबी रखी थी, साथ में एक नोट। चाबी उस जगह की जहां आंखें सब देखती हैं, पर मुंह नहीं बोलता। अर्जुन बुदबुदाया, ये किसी सीसीटीवी रूम की बात कर रहा है। चौथा दिन आखिरी चेतावनी। रात 11:55 बजे अर्जुन के घर के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। जब उन्होंने खोला तो वहां कोई नहीं था, बस एक लकड़ी का डिब्बा रखा था। अंदर एक पुरानी पॉकेट वॉच थी, जिसकी सुइयां 15 अगस्त सुबह 5 बजे पर अटकी थीं। नीचे एक लाइन, समय तुम्हारे लिए रुक सकता है, पर मेरे लिए नहीं। अर्जुन को समझ आ गया, वो महिला वीडियो वाली सूरज उगने से पहले मारी जाएगी, और जगह शायद वही है जो चाबी से खुलेगी। रात 1:10 बजे अर्जुन और नील ने चाबी का सुराग जोड़ते हुए मुंबई के पुराने नक्शे खोले। शहर में 200 से ज्यादा सीसीटीवी कंट्रोल रूम थे, लेकिन एक ही ऐसी बिल्डिंग थी जो पुराने डॉक के पास बंद पड़ी और बिना मुंह की तरह चुप थी। किंग्स मरीन कंट्रोल सेंटर, 1985 से बंद। यही है। अर्जुन ने नक्शे पर उंगली रखी, और अगर मैं सही हूं तो वो लड़की यहीं कहीं है। रात 2005 बजे कोहरा इतना घना था कि गाड़ियों की हेडलाइट्स भी धुंध में खो रही थीं। नील ने कार रोकी। सर, यहां तो बिल्डिंग दिखाई ही नहीं दे रही। अर्जुन ने धीरे से कहा, यही तो चाहिए उसे, अंधेरा और डर। जब दोनों ने गेट धकेला, लोहे की कर्कश आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। अंदर अंधेरा था, बस सीढ़ियों के नीचे से हल्की पीली रोशनी झलक रही थी। रात 2:15 बजे सीढ़ियों से उतरते ही एक अजीब गंध आई, जैसे जंग और गीले कपड़ों की बदबू। अचानक नील का पैर किसी तार से टकराया। टक टक, सीढ़ियों पर लगी छोटी छोटी धातु की गेंदें लुढ़कने लगीं, और ऊपर से भारी लोहे का दरवाजा बंद हो गया। हम फंस गए, नील ने हांफते हुए कहा।
अर्जुन ने टॉर्च जलाते हुए देखा। सामने दीवार पर लिखा था, एक गलती, एक मौत। रात 2:40 बजे। कंट्रोल रूम के बीचों बीच एक कुर्सी पर कोई बंधा था, लाल कपड़ा चेहरा ढके हुए, हाथ पीछे बंधे। अर्जुन ने दौड़कर कपड़ा हटाया। वो वही लड़की थी जो वीडियो में थी, लेकिन बेहोश। जैसे ही उन्होंने रस्सी काटी, ऊपर से स्पीकर में फेसलेस की ठंडी मखौल भरी आवाज़ गूंजी, जासूस साहब, सूरज निकलने में 3 घंटे बचे हैं। देखते हैं आप किसे बचाते हैं, इसे या खुद को। रात 3-5 बजे अचानक पीछे से भारी बूट्स की आहट आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा। काले कोट और हुड में, चेहरे पर धातु का मास्क पहने फेसलेस खड़ा था। आंखों की जगह सिर्फ 2 अंधेरी खिड़कियां और होंठों की जगह लोहे की सील। तुम देर से आए? उसकी आवाज धातु में गूंज रही थी। अर्जुन ने रिवॉल्वर निकाली। खेल खत्म। फेसलेस हंसा। खेल तो अब शुरू हुआ है। इसके बाद वो तेजी से पीछे के दरवाजे से भागा और पूरा कमरा आग की लपटों में घिरने लगा। रात 3-6 बजे कमरे की दीवारों पर लगी पुरानी तारों में चिंगारियां दौड़ने लगीं और फिर भड़क। कोने में रखे पुराने पेट्रोल ड्रम में आग लग गई। कुछ ही सेकंड में धुआं कमरे को भरने लगा। नील खांसते हुए बोला, सर, ये जगह फट जाएगी। अर्जुन ने लड़की को अपने कंधे पर उठाया। नील, बैकअप एग्जिट ढूंढो, अभी। रात 3008 बजे। नील ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से वेल्ड किया हुआ था। गर्मी इतनी बढ़ रही थी कि लोहे के हैंडल को छूना भी मुश्किल था। अचानक स्पीकर से फेसलेस की हंसी गूंजी, तुम बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते जब तक मैं ना चाहूं। रात 3-3 बजे। अर्जुन ने कमरे में नजर दौड़ाई। एक दीवार पर जंग लगी पुरानी वेंटिलेशन ग्रिल दिखी। उसके पीछे शायद किसी और कमरे का रास्ता हो सकता था। उसने नील को इशारा किया, तुम लोहे की रॉड से ग्रिल तोड़ो, मैं लड़की को संभालता हूं। धुएं में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन नील ने पूरी ताकत से वार किया। टन टन, और आखिरकार ग्रिल ढह गई। रात 3:12 बजे। वेंटिलेशन का रास्ता इतना छोटा था कि अर्जुन को पहले लड़की को अंदर सरकाना पड़ा, फिर खुद घुटनों के बल रेंगते हुए पीछे गया। नील सबसे आखिर में आया। पीछे से आग की लपटें सुरंग के मुहाने तक आ चुकी थीं। गर्मी से हवा तक जल रही थी। रात 3:15 बजे। सुरंग उन्हें एक खाली गोदाम में ले आई। यहाँ हवा ठंडी थी, लेकिन दरवाजा खुलते ही अर्जुन ठिठक गया। बाहर डॉक पर धुंध में फेसलेस खड़ा था, बस कुछ मीटर की दूरी पर। उसने मास्क के पीछे से धीमे से कहा, तुम उसे बचा सकते हो, लेकिन याद रखो, हर बचाव के बाद एक और शिकार होगा। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहता, फेसलेस धुंध में गायब हो गया। पीछे बस उसकी भारी जूतों की आवाज और एक सीटी की हल्की धुन रह गई। सुबह 6:42 बजे। रात भर का संघर्ष और आग से बचने की कोशिश ने अर्जुन और नील दोनों को थका दिया था। थाने के कॉन्फ्रेंस रूम में खामोशी पसरी हुई थी। बाहर सूरज उग चुका था, लेकिन भीतर का माहौल ठंडा और भारी था। लड़की, जिसका नाम रिया निकला, चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूनी थीं, जैसे अंदर का डर अब भी खत्म नहीं हुआ। सुबह 6:45 बजे। अर्जुन ने रिया से नरम आवाज में पूछा, तुम्हें वहां कैसे ले जाया गया? किसने तुम्हें पकड़ा? रिया की आवाज कांप रही थी। उसका चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी आंखें लाल, जैसे आग जल रही हो। नील ने तुरंत नोट किया, सर, ये आंखों वाला डिस्क्रिप्शन नया है। इससे पहले किसी गवाह ने ऐसा नहीं बताया। सुबह 6:5 बजे। इसी बीच टेक टीम एक बैग लेकर आई। उसमें वो पुराना टेप रिकॉर्डर था जो गोदाम में मिला था। रिकॉर्डर में एक कैसेट फंसी हुई थी। टेक्नीशियन ने टेप चलाया। पहले सिर्फ खड़खड़ाहट की आवाज आई, फिर फेसलेस की धीमी, खींची हुई आवाज। अगर ये टेप तुम्हारे हाथ में है, तो खेल का अगला पन्ना खुल चुका है। देखो बाएं, देखो दाएं, हर चेहरा शकी है। सुबह 6:52 बजे। अर्जुन की नजर टेप पर गई। आवाज़ के बीच में अजीब सी ध्वनियां आ रही थीं,
जैसे कोई मोर्स कोड हो। उसने तुरंत नील को इशारा किया, इसको डिकोड करो अभी। नील ने लैपटॉप में कोड डाला और डिकोडिंग शुरू की। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर शब्द उभरे, पुराना पुल, आधी रात, अकेले आना, सुबह 6 से 55 बजे। नील बोला, सर ये जाल है, वो आपको अकेले बुला रहा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हाँ, ये जाल है, लेकिन यही हमारा एकमात्र मौका भी है। अगर हम उसकी चाल समझ गए तो शायद इस खेल को खत्म कर सकें। रिया डर के मारे कांप उठी। मत जाओ, वो आपको भी ले जाएगा। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, इस बार मैं तैयार रहूंगा। रात 11:57 बजे। आसमान पूरी तरह काला था। बादलों ने चांद को ढक रखा था और ठंडी हवा पुल के लोहे के खंभों से टकराकर एक डरावनी सी हू आवाज पैदा कर रही थी। पुल पर स्ट्रीट लाइट्स कभी कभी टिमटिमा जातीं, जैसे किसी ने जानबूझकर बिजली से खेल किया हो। नीचे बहती नदी में पानी की गहराई इतनी थी कि अंधेरे में सिर्फ उसकी सरसराहट सुनाई देती थी। रात 12 बजे। अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी। ठीक आधी रात हो चुकी थी। उसके काले कोट की जेब में एक छुपा कैमरा और छोटी पिस्तौल तैयार थी। उसने धीरे धीरे पुल के बीच तक कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसके जूते की आवाज खामोशी को चीर रही थी। रात 12:02 बजे। अचानक कहीं दूर से एक धीमी, रोंगटे खड़ी कर देने वाली आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन ने मुड़कर देखा। पुल के किनारे पर एक परछाई खड़ी थी। चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, बस वही लाल चमकती हुई आंखें। रात 12:03 बजे। वो परछाई धीरे धीरे करीब आई। हवा ठंडी होने लगी और अर्जुन के कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन गूंज रही थी। तुमने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन ये खेल तुमसे कहीं बड़ा है। आवाज अब भारी और ठंडी थी, मानो हर शब्द के साथ मौत का साया बढ़ रहा हो। रात 12:04 बजे। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, तुम कौन हो? फेसलेस ने बस इतना कहा, तुम मुझे जानते हो, बहुत अच्छी तरह। फिर उसने धीरे धीरे अपना मुखौटा हटाया और जो चेहरा सामने आया उसे देखकर अर्जुन की आंखें फैल गईं। वो चेहरा उसके ही विभाग के एक अफसर का था, जिस पर अर्जुन ने कभी शक तक नहीं किया था। रात 12:05 बजे। अर्जुन की सांस जैसे रुक गई। पुल की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसका पूरा शरीर एक पल के लिए सुन्न हो गया। राकेश सर? अर्जुन की आवाज कांप उठी। राकेश मल्होत्रा, वही शख्स जिसने अर्जुन को पुलिस अकादमी में पहली बार पढ़ाया था, वही जिसने उसे कहा था, सच और कानून से कभी समझौता मत करना। आज वही आदमी फेसलेस के रूप में खड़ा था। रात 12:06 बजे। राकेश ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान डर और रहस्य दोनों में लिपटी थी। तुम सोचते हो मैं इस खेल में कब से हूं? उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेला। तुमने यह सब क्यों किया? राकेश ने पुल की रेलिंग पर हाथ रखा और नीचे बहते काले पानी को देखते हुए बोला, क्योंकि सच उतना पवित्र नहीं है जितना तुम्हें सिखाया गया था। रात 12:07 बजे। राकेश ने बताया कि फेसलेस सिंडिकेट किसी आम अपराधी गिरोह का नाम नहीं था। यह एक गुप्त नेटवर्क था जिसके सदस्य राजनीति, पुलिस, सेना, मीडिया, हर जगह फैले हुए थे। हम कानून नहीं तोड़ते, हम कानून बनाते और मोड़ते हैं। देश में जो कुछ होता है वो हम तय करते हैं। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। तो तुम्हारा मकसद देश की रक्षा नहीं, बल्कि उस पर राज करना है? राकेश की आंखों में ठंडी चमक थी। देश वही है जो ताकतवर चाहे। रात 12:09 बजे। अचानक राकेश ने जेब से एक छोटी चिप निकाली, जिसमें सुनहरी धातु पर अजीब सा कोड उकेरा था। यह है वह चाबी जो इस खेल के असली मास्टर तक ले जाएगी। लेकिन याद रखना अर्जुन, तुम जितना गहराई में जाओगे, तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। वो चिप अर्जुन की हथेली में रखकर पुल के साये में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। रात 12:10 बजे।
अर्जुन ने उस चिप को कसकर पकड़ा। ठंडी हवा में उसकी सांसें भारी हो रही थीं। उसे पता था, अब उसकी जंग सिर्फ अपराधियों से नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे भेड़ियों से है। और सबसे बड़ा डर यह था कि उसे नहीं पता अगला हमला कब और किसकी तरफ से होगा। पुल से लौटते समय अर्जुन की बाइक की हेडलाइट सिर्फ कुछ मीटर आगे का रास्ता रोशन कर रही थी। बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे पूरी दिल्ली ने अपनी सांस रोक ली हो। उसकी जेब में रखी चिप का वजन उसके दिमाग पर किसी भारी पत्थर की तरह था। एक ओर राकेश का धोखा, दूसरी ओर उस चिप में छुपा अनजान सच। क्या सच में ये मुझे उस खेल के मास्टर तक पहुंचा देगी? उसने अपने आप से फुसफुसाया। अर्जुन सीधे अपने पुराने दोस्त और साइबर एक्सपर्ट कबीर के घर पहुंचा। कबीर एक वक्त दिल्ली पुलिस के टेक डिवीजन में था, लेकिन सिस्टम के भ्रष्टाचार से तंग आकर अब फ्रीलांस डिजिटल इन्वेस्टिगेशन करता था। दरवाजा खोलते ही कबीर ने चौंक कर कहा, अरे रात के 1 बजे? और ये चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूत से मिले हो। अर्जुन ने सीधे मुद्दे पर आकर जेब से चिप निकाली। इसे देख, और जो भी मिले बिना किसी बैकअप के सिर्फ मेरी आंखों के सामने डिक्रिप्ट करना। कबीर ने अपनी कस्टम कोडेड लैपटॉप मशीन निकाली, जिसमें न कोई इंटरनेट कनेक्शन था, न कोई वायरलेस कार्ड, पूरी तरह ऑफलाइन, सिर्फ इस तरह के खतरनाक डेटा के लिए। चिप लगाते ही स्क्रीन काली हो गई और लाल अक्षरों में एक चेतावनी उभरी, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड, यू हैव 300 सेकंड्स टू लीव। कबीर हंस पड़ा। क्लासिक डेड कोड प्रोटेक्शन। अगर हम इसे क्रैक नहीं कर पाए तो ये चिप खुद को जला देगी। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। तो फिर देर मत कर। कबीर की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं। लाल चेतावनी की जगह अब ब्लू ग्रीन डेटा स्ट्रीम्स स्क्रीन पर दौड़ने लगीं। अचानक एक विंडो खुली जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, प्राइम लोकेशन 18 नॉर्थ 77 ईस्ट, एक्सेस की ब्लैक लोटस। कबीर ने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया और बोला, ये लोकेशन दिल्ली के बाहर किसी पुराने मिलिट्री बंकर की लग रही है, लेकिन ब्लैक लोटस, ये कोड नेम मैंने पहले सुना है। कबीर ने अपनी अलमारी से एक पुराना फाइल बॉक्स निकाला। उसमें से एक पीली पड़ी रिपोर्ट निकालकर अर्जुन के सामने रखी। ब्लैक लोटस 90 के दशक में एक गुप्त ऑपरेशन था। सरकार ने इसे कभी मान्यता नहीं दी, लेकिन अफवाह है कि इसके जरिए देश के भीतर क्लीन अप मिशन चलाए गए, ऐसे मिशन जिसमें निशाने पर वही लोग होते थे जो सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गए हों। अर्जुन की रीढ़ में ठंडा झोंका उतर गया। मतलब, जो भी इस लोकेशन पर है वो या तो गवाह है या अगला शिकार। स्क्रीन पर अचानक एक नई लाइन चमकी, नेक्स्ट एक्सेस 72 आवर्स, फेलियर टू अराइव, टर्मिनेशन। कबीर ने गंभीर होकर कहा, ये तुम्हें बुलावा है अर्जुन, लेकिन याद रखना, ये खेल अब सिर्फ तेरा नहीं रहा। जिसने तुझे यह चिप दी है वो चाहता है कि तू इस जाल में और गहराई में उतर जाए। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि फेसलेस कौन है, सवाल ये है कि ब्लैक लोटस क्यों जाग रहा है। अर्जुन को पूरी रात नींद नहीं आई। घड़ी की टिक टिक और कबीर के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, 72 घंटे और फिर टर्मिनेशन। सुबह होते ही उसने अपने छोटे बैग में बस जरूरी चीजें रखीं, एक ग्लॉक पिस्टल, एक टॉर्च, कुछ एनर्जी बार और कबीर का हैक डिवाइस जो हर इलेक्ट्रॉनिक लॉक को मात देने की ताकत रखता था। दिल्ली से बाहर निकलते हुए पुरानी जीटी रोड पर ट्रैफिक कम था। जीपीएस की आवाज बार बार वही कोऑर्डिनेट रिपीट कर रही थी, 820 नॉर्थ 7070 ईस्ट। रास्ता धीरे धीरे बदलने लगा, कंक्रीट की सड़कों से कच्चे रास्तों पर और फिर एक सुनसान जंगलनुमा इलाके में। यहाँ हवा में अजीब सी नमी थी और दूर से कांव कांव करती कौवों की आवाज जैसे मौत का साउंड ट्रैक। कोऑर्डिनेट पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा, घनी झाड़ियों के बीच एक जंग लगा आयरन डोर था, जिस पर धुंधला सा ब्लैक लोटस का निशान उकेरा हुआ था। दरवाजा जमीन में आधा ढंसा था और उसके चारों तरफ पुराने खून के दाग जैसे भूरे निशान थे। ये तो कोई मिलिट्री स्टाइल अंडरग्राउंड एंट्री लग रही है,
लेकिन इतना छुपाकर क्यों रखा गया? अर्जुन ने सोचा। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, अचानक एक धीमी मशीन जैसी आवाज आई, एक्सेस फ्रेज। अर्जुन ने कबीर से मिली जानकारी याद की। ब्लैक लोटस दरवाजा धीमे धीमे कर्रर की आवाज के साथ खुला और एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जिसमें गंध थी, जैसे बहुत सालों से सील किए हुए कमरे में कुछ सड़ रहा हो। अंदर सीढ़ियां थीं लोहे की, जंग लगी, जो नीचे एक गहरे अंधेरे में उतरती थीं। हर कदम के साथ आवाज़ गूंजती, मानो कोई नीचे सुन रहा हो। अर्जुन का टॉर्च बीम बस उतना ही दिखा पा रहा था जितना जरूरी था, बाकी सब छाया में था। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर पुराने मॉनिटर लगे थे, जिन पर सिर्फ हरे रंग के कोड चल रहे थे। बीच में एक लोहे की टेबल थी और उस पर रखी थी एक पुरानी रिकॉर्डिंग मशीन। जैसे ही अर्जुन ने प्ले दबाया, स्पीकर से एक ठंडी, मर्दाना आवाज आई, अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम पहले ही खेल का हिस्सा बन चुके हो। ब्लैक लोटस में आपका स्वागत है। अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। मशीन के साथ साथ एक रेड लाइट भी चमकने लगी और अर्जुन के ईयरपीस में कबीर की घबराई आवाज आई, अर्जुन, ये जगह रेड ट्रैक्ड है, मतलब अब जिसने ये बंकर बनाया है उसे पता चल गया कि तुम यहां हो। अर्जुन ने तुरंत टॉर्च बंद की और कमरे के कोने में छुप गया। ऊपर से हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। अर्जुन की सांसें धीमी हो गईं। अंधेरा अब उसका सबसे बड़ा साथी था, पर ऊपर से आती धम धम कदमों की गूंज ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी थी। टॉर्च बंद थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी थीं। लोहे की सीढ़ियों पर जूतों की थक ठक एक रिदम में बढ़ रही थी, जैसे कोई बहुत भारी बूट पहने नीचे उतर रहा हो, और अकेला नहीं, बल्कि कम से कम 3 लोग। टॉर्च की हल्की सी सफेद लकीर सीढ़ियों से नीचे आई। अर्जुन ने टेबल के नीचे से झांक कर देखा। काले टैक्टिकल गियर में 3 आदमी, चेहरे ढके हुए और हाथों में MP5 सब मशीन गन। उनके गियर पर वही निशान था, ब्लैक लोटस, लेकिन ये पुराना, धुंधला नहीं, ये चमकदार, जैसे अभी अभी बना हो। सबसे आगे वाले ने धीमी आवाज में कहा, क्लियर द रूम, टारगेट माइट बी आर्म्ड। दूसरा आदमी रूम के बाएं हिस्से की तरफ बढ़ा, तीसरा दाएं, और लीडर बीच में खड़ा रहा। अपनी गन की सेफ्टी ऑफ करते हुए अर्जुन का दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर मैं यहीं रहा तो अगले 5 सेकंड में मुझे ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर मैं हिला तो उनका फायर ट्रिगर हो जाएगा। टेबल के नीचे से निकलते हुए अर्जुन ने अपनी पिस्टल साइलेंसर मोड में तैयार की। वो रूम के कोने में रखी एक पुरानी लोहे की पाइप पकड़ता है और दूर फेंक देता है। पाइप दीवार से टकराकर तेज क्लैंग की आवाज करती है। तीनों एजेंट तुरंत उस दिशा में घूमते हैं और उसी पल अर्जुन टेबल के पीछे से निकलकर बाएं वाले एजेंट के ठीक पीछे पहुंच जाता है। अर्जुन ने एजेंट की गर्दन पकड़कर उसे अपने पीछे खींचा, एक तेज चोक होल्ड में। उसकी उंगलियों में इतनी ताकत थी कि एजेंट की सांस कुछ ही सेकंड में रुकने लगी। लेकिन बाकी 2 एजेंट अब अलर्ट हो चुके थे। कॉन्टैक्ट, लीडर चिल्लाया और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अर्जुन तुरंत दीवार पर लगे एक बड़े स्विच को खींचता है। पूरा बंकर अंधेरे में डूब जाता है। अब सिर्फ गोलियों की चमक और उन चमक के बीच तेजी से हिलती परछाइयां। अर्जुन इस मौके का फायदा उठाकर दाएं तरफ वाले एजेंट के पास पहुंचता है और उसकी गन पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। अब सिर्फ लीडर बचा था, जो अपनी गन को अंधेरे में रैंडम फायर कर रहा था। अर्जुन ने अपने ईयरपीस में धीरे से कहा, कबीर, मुझे एग्जिट लोकेशन चाहिए अभी। कबीर की आवाज आई, दक्षिणी दीवार के पीछे एक सर्विस टनल है, लेकिन उसके दरवाजे पर ट्रिप माइन लगी है। अर्जुन की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, तो फिर आजमाते हैं कितना तेज हूं मैं। वो अंधेरे में आगे बढ़ा और अगले 30 सेकंड में या तो वो जिंदा बाहर होगा या हमेशा के लिए ब्लैक लोटस का हिस्सा। बंकर का अंधेरा अब इतना गहरा था कि अपनी हथेली भी आंखों के सामने नजर नहीं आ रही थी।
गोलियों की आवाज थम चुकी थी, लेकिन उसकी जगह भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन जानता था लीडर अब उसे सुनने की कोशिश कर रहा है। उसका हर कदम, हर सांस उसकी मौत बन सकती थी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी पैरों की एड़ी के बल चलते हुए साउथ वॉल की तरफ बढ़ना शुरू किया। पुरानी कंक्रीट की दीवार, जिसमें एक लोहे का दरवाजा था, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हवा में धातु की गंध उसे उसकी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने महसूस किया दरवाजे के फ्रेम के नीचे एक पतली सी तार खिंची हुई थी। ट्रिप माइन। कबीर, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, यहां एक ट्रिप माइन है, वायर टाइट है। अगर इसे काटा तो डेटोनेटर एक्टिवेट हो जाएगा। कबीर ने रेडियो पर जवाब दिया, तुम्हारे पास सिर्फ 45 सेकंड हैं। लीडर तुम्हारे पीछे आ रहा है। तुम्हें बायपास करना होगा या फिर उड़ जाना होगा। अर्जुन ने वाक्य पूरा किया। पीछे से हल्की सी क्लिक की आवाज आई, जैसे गन की सेफ्टी हटाई गई हो। अर्जुन ने बिना पीछे देखे अंदाजा लगाया। लीडर अब 10 मीटर के भीतर था। अंधेरे में उसकी परछाई बस हल्की सी हिली और अर्जुन ने तुरंत अपनी सांस रोक ली। लीडर धीरे धीरे पास आ रहा था। बूट के नीचे बंकर की धूल चरमरा रही थी। अर्जुन ने अपनी बेल्ट से एक छोटा सा मिरर टूल निकाला। उसे तार के नीचे से घुमाकर डेटोनेटर के एंगल का अंदाजा लगाया। यह एक M18 क्लेमोर माइन थी। सीधा काटना मौत था। उसने अपनी जेब से एक पतला सा चुंबकीय पिन निकाला और वायर के ठीक बीच में लगाकर सर्किट को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया। समय 10 सेकंड। दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन ठीक उसी वक्त लीडर की गन का मुंह अर्जुन की पीठ पर लग चुका था। टर्न अराउंड स्लोली। उसकी ठंडी, सख्त आवाज़ अंधेरे में गूंज उठी। अर्जुन ने सांस ली और अगले 2 सेकंड में या तो वो लीडर को नीचे गिरा देगा या फिर माइन, दरवाजा और दोनों सब उड़ जाएंगे। समय रुक सा गया था। अंधेरा, पीठ पर ठंडी बंदूक की नली, सामने ट्रिप माइन का जाल। अर्जुन के लिए ये 2 सेकंड ऐसे थे जैसे घड़ी की सुई रुक गई हो। हर आवाज़ा, हर हलचल मानो 10 गुना ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। लीडर की धीमी सांस, गन की धातु का ठंडा स्पर्श और बंकर की दीवार पर टपकते पानी की एक एक बूंद। अर्जुन जानता था अगर उसने बस सिर घुमाया तो गन फायर हो जाएगी और माइन से निकलने वाला ब्लास्ट उसे राख बना देगा। उसकी दाहिनी आंख दरवाजे के नीचे माइन के लाल लेड पर थी, जो हर आधे सेकंड में टिमटिमा रही थी। अब या कभी नहीं, उसने अपने दिमाग में कहा। अर्जुन ने अचानक अपने घुटनों को मोड़कर नीचे की ओर स्लाइड किया। गन के मुंह से बचते हुए उसी मूवमेंट में उसने अपना बायां हाथ पीछे घुमाकर लीडर की कलाई को पकड़ लिया और दाहिने हाथ से उसकी गन को ऊपर की ओर झटका दिया। धाएं, गन चली। छत के पाइप फट गए और धातु के टुकड़े अंधेरे में चमक उठे। दोनों का संतुलन दरवाजे के फ्रेम से टकराया। बस आधा इंच और तार खींचकर डेटोनेटर एक्टिवेट हो जाता। लीडर ने एक कोहनी अर्जुन की पसलियों में मारी। दर्द से उसकी सांस टूट गई, लेकिन उसने दांत भींचकर लीडर का हाथ मरोड़ दिया। गन गिरकर अंधेरे में लुढ़क गई, लेकिन उनके पैर अब भी उस खतरनाक तार के बस कुछ सेंटीमीटर ऊपर थे। अर्जुन ने सोचा, बस इसे धक्का देकर गिरा दूं, लेकिन तभी लीडर ने बाएं हाथ से अपनी जेब में रखा, डेटोनेटर रिमोट निकाला और उसकी लाल बटन को दबाने ही वाला था। तुम्हारा खेल यहीं खत्म। लीडर की आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। अर्जुन ने पलक झपकते अपने जूते की एड़ी से लीडर के हाथ पर वार किया। रिमोट गिरा। उसी पल उसने दरवाजा पूरी ताकत से खोला और सर्विस टनल में छलांग लगा दी। पीछे से माइन की बीप बीप तेज होती गई और फिर एक धमाके ने पूरी टनल को हिला दिया। धूल, मलबा और गर्म हवा अर्जुन के पीछे पीछे टनल में भर गई। टनल की अंधेरी सांस, धूल और बारूद की गंध अभी भी अर्जुन की नाक में भर रही थी। टनल के भीतर इतनी अंधेरी थी कि हाथ आगे बढ़ाने पर उसकी हथेली तक साफ नजर नहीं आती थी।
उसके कान अब भी धमाके के बाद की हाई पिच्ड रिंगिंग से गूंज रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, ये टनल कहाँ जाती है? कुछ कदम चलते ही उसका जूता किसी सख्त चीज से टकराया। नीचे झुककर उसने टॉर्च ऑन की। जंग खाया हुआ लोहे का दरवाजा, जिस पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था सेक्टर 13 एक्सेस पॉइंट। केवल अधिकृत व्यक्तियों हेतु दरवाजे के किनारों से ठंडी हवा अंदर खींची जा रही थी, जैसे इसके पीछे कोई विशाल खाली जगह हो। अर्जुन ने धीरे से हैंडल घुमाया। कर्कश क्रिया की आवाज के साथ दरवाजा खुला। सामने एक पुरानी अंडरग्राउंड ट्रेन सुरंग थी, लेकिन वो छोड़ी हुई नहीं लग रही थी। पटरियों पर ताजे निशान थे और दीवारों पर नए सीसीटीवी कैमरे टंगे थे, जो रेड लाइट के साथ रिकॉर्ड कर रहे थे। दूर से हल्की मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और हवा में डीजल और ग्रीस की मिली-जुली गंध थी। अर्जुन को तुरंत समझ आ गया, ये कोई सरकारी पुराना प्रोजेक्ट नहीं था, ये किसी गुप्त नेटवर्क का आधुनिक बेस था। वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसके बाईं ओर की दीवार में एक छोटी सी खिड़की खुली और भीतर से किसी ने एक इंफ्रारेड लेजर उसकी छाती पर ताना। रुको वहीं, डिटेक्टिव साहब, एक ठंडी मशीन जैसी आवाज आई। अर्जुन बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी छाती पर लगी इंफ्रारेड लेजर डॉट धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे बंदूक वाला उसकी हर सांस माप रहा हो। टनल के भीतर की ठंडी हवा अब उसके माथे पर पसीना बहाने लगी थी। हथियार नीचे रखो, वरना अभी यहीं गिरा दूंगा। वो आवाज दोबारा आई, इस बार और करीब और भी ठंडी। अंधेरे से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। काले रंग की टैक्टिकल ड्रेस, चेहरे पर आधा मास्क और आंखों में वो ठंडापन जो सिर्फ पेशेवर हथियारों में होता है। उसके पीछे दो और लोग थे, एक महिला जो कंधे पर कॉम्पैक्ट एसएमजी लटकाए थी और दूसरा एक दुबला पतला आदमी जिसके पास लैपटॉप और वायरलेस सेट था। अर्जुन ने हाथ धीरे धीरे ऊपर किए, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के से टॉर्च के बटन पर थीं। उसने अचानक तेज फ्लैश मारा। अंधेरे में इतनी तेज सफेद रोशनी की सामने वाला आदमी एक पल के लिए आंखें बंद कर बैठा। उस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन एक तरफ लुढ़क गया। गोली उसके कान के पास से गुजर गई और दीवार में ढंसकर धूल का छोटा गुबार उड़ा। टनल में अब भगदड़ मच गई। अर्जुन भागते हुए लोहे के खंभों के बीच से निकल रहा था। पीछे से लगातार गोलियों की आवाज गूंज रही थी। वो एक मोड़ पर मुड़ा और उसके सामने वही पुराना रेलवे सिग्नल कंट्रोल रूम आ गया, जिसके दरवाजे पर फैसिलिटी B7 लिखा था। उसने झटके से हैंडल घुमाया, अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर सांस संभालने लगा। कमरा अंधेरा था, लेकिन कई मॉनिटर्स पर टनल के अलग अलग हिस्सों की लाइव फीड चल रही थी। एक स्क्रीन पर उसने खुद को देखा। 3 नकाबपोश लोग दरवाजे के बाहर खड़े उसे खोज रहे थे। कमरे के भीतर हल्की सी धातु और मशीन ऑयल की गंध थी। पुराने कंप्यूटर सर्वर धीरे धीरे गुनगुना रहे थे, जैसे कोई सोते हुए भी निगरानी कर रहा हो। फर्श पर तारों का जाल फैला था, कुछ नए, चमकदार और कुछ इतने पुराने कि उन पर जंग लग चुकी थी। अर्जुन ने अपनी जेब से छोटी टॉर्च निकाली और कमरे में रोशनी डाली। दीवार पर एक बड़ा मैप लगा था, लेकिन यह सामान्य रेलवे मैप नहीं था। इसमें टनल के भीतर कई गुप्त रास्ते, गुप्त दरवाजे और रिस्ट्रिक्टेड मार्किंग वाले जोन दिख रहे थे, जिनका जिक्र उसने कभी किसी आधिकारिक दस्तावेजे में नहीं देखा था। मॉनिटर के पास एक पुराना धूल से ढका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पड़ा था। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, काल्पा। अर्जुन के दिमाग में यह नाम तुरंत एक झटका बनकर आया। कभी वर्षों पहले एक गुप्त ऑपरेशन की रिपोर्ट में उसने यही नाम देखा था, लेकिन वहां इसका अर्थ क्लासिफाइड, नेशनल सिक्योरिटी लिखा था। उसने हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ा। स्क्रीन पर एक एक कर अजीब फाइलें खुलने लगीं। वीडियो फुटेज, कोड वर्ड्स वाली लिस्ट और कुछ ब्लूप्रिंट, जिनमें न सिर्फ यह टनल बल्कि पूरे शहर के नीचे फैले अज्ञात सुरंग नेटवर्क की जानकारी थी। एक वीडियो फाइल ने उसका ध्यान खींचा। जब उसने प्ले किया
तो स्क्रीन पर वही महिला पत्रकार रिया कपूर नजर आई जो इस केस में पहली पीड़ित मानी जा रही थी। वो घबराई हुई थी और कैमरे में कह रही थी, अगर यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि मैं बहुत गहरे फंस चुकी हूं। कल्पा सिर्फ एक कोड नेम नहीं है, यह एक प्रोजेक्ट है और अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले महीनों में सब खत्म हो जाएगा। वीडियो अचानक कट गया। अर्जुन अभी वीडियो को दोबारा चलाने ही वाला था कि कमरे की खिड़की पर लाल लेजर डॉट फिर से चमकने लगा। इस बार वो सिर्फ एक नहीं था, कमरे की हर दीवार पर कई लाल बिंदु घूम रहे थे। बाहर से किसी ने धीरे से कहा, खेल खत्म मेहता। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था, जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। लाल लेजर डॉट्स अब उसकी छाती, सिर और कंधों पर घूम रहे थे। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि स्नाइपर टारगेटिंग थी। उसने तुरंत कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव निकाली और उसे अपनी जैकेट की भीतरी जेब में डाल लिया। अब कोई भी कीमत चुकानी पड़े, यह सबूत बाहर जाना जरूरी था। बाहर से फिर वही गहरी आवाज आई, तुम्हें लगा तुम सच्चाई के इतने करीब आकर बच जाओगे? अर्जुन ने टॉर्च बंद कर दी और कमरे के कोने में खड़ा हो गया ताकि लेजर टारगेटिंग से बाहर रह सके। कौन हो तुम? अर्जुन ने जोर से पूछा। बाहर से ठहाके की आवाज आई, फिर धीरे धीरे कदमों की आहट पास आई। दरवाजे की छोटी सी जाली में एक काली परछाई दिखाई दी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें ठंडी, निस्संग, जैसे किसी को मारना उनके लिए बस एक काम हो। बिना चेतावनी के कमरे की छत का एक पैनल हट गया और ऊपर से धुएं का एक ग्रेनेड अंदर गिरा। सफेद धुआं फैलते ही अर्जुन को पता चल गया, यह सिर्फ आंसू गैस नहीं है, इसमें कोई और केमिकल मिला है जो होश उड़ा सकता है। तेजी से सोचते हुए उसने फर्श पर पड़े एक लोहे के रॉड से खिड़की के पास लगे पुराने ग्रिल को तोड़ना शुरू किया। बाहर की तरफ अंधेरा था, लेकिन एक हल्की ठंडी हवा का झोंका उसके लिए उम्मीद जैसा था। धुएं के बीच उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन उसने अपनी जैकेट से चेहरा ढक लिया और ग्रिल को पूरी तरह खींचकर हटा दिया। वो खिड़की से बाहर कूदा, सीधा किसी पुराने सुनसान सर्विस टनल में। पीछे से गोलियों की आवाज आई, पर अंधेरे में वो खुद को रेल की पटरियों के नीचे और गहरे भागते चला गया। अर्जुन को पता था कि इस हार्ड ड्राइव के साथ वो किसी भी सार्वजनिक जगह नहीं जा सकता। उसे किसी ऐसे इंसान के पास जाना होगा जो कल्पा को डिक्रिप्ट कर सके और जिस पर पूरी तरह भरोसा हो। लेकिन सवाल ये था, क्या ऐसा कोई अब भी जिंदा है? अर्जुन ने सर्विस टनल से निकलते ही गहरी सांस ली। सिर भारी था, आंखें लाल, लेकिन दिमाग अब भी भागने और सोचने में तेज था। रात का सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरा शहर सो रहा हो, पर उसे पता था कहीं न कहीं कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने जैकेट की जेब में रखी हार्ड ड्राइव को कसकर पकड़ा। ये वही चाबी थी जो कल्पा नाम के इस पूरे गुप्त जाल को खोल सकती थी। और अब सवाल था, किस पर भरोसा किया जाए? अर्जुन के दिमाग में सिर्फ एक नाम आया, विक्रम चौहान। कौन है ये विक्रम चौहान? अर्जुन इसे कैसे जानता है? और ये कल्पा, क्या ये कोई खतरनाक प्रोजेक्ट है? जानने के लिए कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और अगले ऑडियो बुक पार्ट 2 का इंतजार करें।